अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज बेसिकली द टाइप ऑफ हार्डनेस which is caused by the presence of soluble bicarbonates of calcium and magnesium. सो यानी हमारे पास जो हार्ड वाटर है बेसिकली वो किस वजह से होता है, उसमें प्रेजेंस उसमें जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड बाय द सेकंड प्रोसेस नोन एज क्लार्क मेथड। सो दीज आर द टू सिंपल ईजी मेथड्स बाय विच वी कैन रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? जब हमारे पास हार्ड वाटर में या वाटर में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, यानी कैल्शियम HCO3 2 एंड मैग्नीशियम HCO3 2 के आइंस जो हमारे पास कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं बेसिकली जब ये प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। अब इसको हम बॉइलिंग से कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये हमारे पास पहला मेथड है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। हम इसमें जो है बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग से बेसिकली क्या होता है कि जो हार्ड वाटर में सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो हैं वो वाटर में क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चीज़ जब सोल्यूशन में सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में आती है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स जो कि सॉल्युबल फॉर्म में थे, जब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो सॉल्युबल नहीं होते तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। सो जब प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं बाय बॉइलिंग ऑफ मेथड तो वो बेसिकली सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर हम उनको जो है वो जो है उनको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं या उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। द ईजी वे इज़ टू रिमूव बाय फिल्ट्रेशन मेथड। सो बॉइलिंग इज़ द फर्स्ट वे टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस। The second method to remove the temporary hardness is Clark's method. इसमें हम क्लार्क्स मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो हम एजेंट यूज़ करते हैं बेसिकली वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेसिकली हम इस डायग्राम में अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम हार्ड वाटर में डालेंगे और उससे क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली वही फिनोमेना करेगा जो कि बॉइलिंग किस प्रोसेस से होता है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम इनसॉल्युबल कार्बोनेट में और फिर हम उसको फिल्टर आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। हमारे पास सॉफ्ट वाटर जो है वो आ जाएगा। सो दीज आर द टू मेथड्स टू रिमूव द टेम्परेरी हार्ड। Next is the removal of permanent hardness. We have two type of hardness we have discussed earlier, that temporary hardness and permanent hardness. टेम्परेरी हार्डनेस को हमने बताया कि वो जब वाटर में हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं तो उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और परमानेंट हार्डनेस बेसिकली क्या होती है जब वाटर में हमारे पास सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड आइंस जब हमारे पास वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। उसको परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसको सिंपली बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल वेज यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। देर आर बोथ फिजिकल वेज एज वेल एज केमिकल वेज। तो सबसे पहले हम फिजिकल वेज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिजिकल मेथड्स कौन से हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोलिसिस, टम्पलेट असिस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो मैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है? मैग्नेटिक ट्रीटमेंट वाटर इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी स्केल मैग्नेटिक ट्रीटमेंट और AMT। इसमें हम बेसिकली जो प्रोसेस क्या होता है कि हम हार्ड वाटर को पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और इसको हम नॉन केमिकल अल्टरनेटिव टू वाटर सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल इज़ दिस कि सॉफ्टनिंग और कंडीशनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं कि वाटर की सॉफ्टनिंग हो रही है उसका मतलब है कि हम इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं, और जब हम उसको कंडीशनिंग कह रहे होते हैं तो हम इसका मतलब है कि हम उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन को रिड्यूस्ड कर रहे हैं, यानी हम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर रहे, उसका लेवल हमने कम कर दिया। सो वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है कि हम उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन को कम्प्लीटली रिमूव करें। सो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए बेसिकली हम वाटर हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं? टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपना अपना व्यू दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे वाटर हार्डनेस को रिमूव करती है। उसके जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उसने ये जो है वो क्लेम किया था कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं यानी इम्प्योरिटीज़ यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ बन जाती है जो स्केलिंग कॉज करती हैं,
कैल्शियम, और जब हम फॉर एग्जांपल जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो हमारे पास स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज़ बन जाती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बन जाते हैं, जो कि वॉल के साथ जो है वो अडेयर हो जाते हैं। सरफेस ऑफ किसी भी इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट में वाटर की बॉइलिंग हो रही है, वहाँ पे वाइट कलर का एक वाइट कलर की एक सरफेस बन जाती है। बेसिकली वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं, जो कि वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, और उसको हम स्केलिंग कहते हैं, जो कि इक्विपमेंट की लाइफ स्पैन को कम कर देती है, उसके बाद एक जो हीट का जो यूजेज है वो बढ़ा देती है। तो हमने स्केलिंग को रोकने, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्केलिंग को रिड्यूस करती है। स्केलिंग को कैसे रिड्यूस करेगी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट आयन जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट जो हैं वो वॉल के साथ अटैच ना हो, उनको हम प्रेसिपिटेट आउट कर लें। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो सल्यूट हैं, उसको सल्यूट कहा गया है, उनके शेप को मॉडिफाई कर देंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की शेप को इस तरह से मॉडिफाई कर देगी कि वो सरफेस या वॉल के साथ डिपॉजिट नहीं होगी, स्केलिंग कॉज नहीं करेगी, बल्कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल और राउंड क्रिस्टल्स। यानी शेप हमने इसकी चेंज कर दी, अब वो सरफेस के साथ डिपॉजिट नहीं होगी, स्केलिंग नहीं कॉज करेंगे, बल्कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और उनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेंगे। सेकंड क्लेम क्या था एक साइंटिस्ट का, कि उसने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो इम्प्योरिटीज़ यानी चार्ज को रिड्यूस कर देगा, यानी कार्बोनेट आइंस के चार्ज को, मैग्नीशियम आइंस के चार्ज को रिड्यूस कर देगा। और जब उनके चार्ज को रिड्यूस कर देगा तो इससे वो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो हैं वो एक दूसरे को कोगुलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक होने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास लार्ज फ्लोक्स बन जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे, जो कि या तो सेटल डाउन हो जाएंगे या हम उनको सेटल डाउन हो जाएंगे एज अ सेडिमेंट, उनको हम रिमूव कर लेंगे या हम उनको फिल्टर आउट कर लेंगे। इस तरह वो स्केलिंग कॉज नहीं करेंगे, वो सरफेस के साथ अटैच नहीं होंगी। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिज्म से हमने किस चीज़ को रिड्यूस किया, हमने स्केलिंग को रिड्यूस किया। हमने वाटर को स्केलिंग से जो है उसको प्रिवेंट किया, यानी इम्प्योरिटीज जो स्केल कॉजिंग इम्प्योरिटीज थी हार्ड वाटर की, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड आइंस जो थे वो अब वो स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज़ नहीं कॉज करेंगे, बल्कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम इस तरह से हार्डनेस को रिमूव करते हैं। देयर इज एन इलस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने वाटर को सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड से पहले देखे स्केलिंग कॉज हुई हुई, स्केलिंग वाटर के जो सरफेस है, कोई फॉर एग्जांपल अगर ये हम इसको पाइप कंसिडर करें, ठीक है, कोई भी ऐसी इक्विपमेंट थी, तो उसके साथ ये ऑरेंज कलर की स्केलिंग हुई हुई है, डिपोजिशन हुई हुई है किसकी, स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज़ की। तो हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया, तो उनके या तो आइदर तो कोगुलेशन हुई है, यानी एड्जॉर्प्शन हुई है, किसके साथ किस चीज़ की एड्जॉर्प्शन हुई है, जो हमने कोगुलेंट ऐड किया था, या मैग्नेटिक फील्ड ने जो है उनके चार्ज को रिड्यूस कर दिया और वो कोगुलेशन के थ्रू उन्होंने जो है वो एड्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दी और वो हमारे पास लार्ज फ्लॉक्स बनने शुरू हो गए। अब वो स्केलिंग नहीं कर रहे। आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो स्केलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और या तो कोगुलेशन हुई है या फिर उनकी शेप चेंज हो गई है, शेप चेंज होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। सो दिस वाज द बेसिक फिनोमेना जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है, यानी मैग्नेटिज्म के थ्रू हम वाटर हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। द सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली हम कैसे वाटर हार्डनेस को रिमूव करेंगे, द मेन प्रोसेस। अच्छा, जब इलेक्ट्रोलिसिस हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, तो इसमें 4 बेसिक फिनोमेना जो है वो होते हैं, प्रोसेसेस जो बेसिकली हो रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। वो कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ formation of coagulant in aqueous phase. The second is adsorption of soluble or colloidal pollutant on coagulant and removal by sedimentation and flotation. ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस को हम यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस। सबसे पहले बेसिकली क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेंट इन एक्वेस फेज। ये हमने पहले भी हमने टेम्परेरी हार्डनेस में हमने हार्डनेस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पढ़ा था कि कोगुलेशन में बेसिकली क्या होता है, जो कोगुलेंट होता है उसके ऊपर चार्ज होता है ऑपोजिट ऑफ द चार्ज ऑफ इम्प्योरिटीज़। यानी अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। वी हैव ए नोट एंड वी हैव ए थॉट जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोसेस करते हैं। एनोड से Mn पॉजिटिव इज़ एनी आयन, एनी एनोड किसी भी मेटल का बना हुआ है। तो हमने कोगुलेंट अगर एल्युमिनियम लिया है तो एल्युमिनियम जो है वो सोल्यूशन में आ जाएगा किस फॉर्म में, पॉजिटिवली चार्ज आयन की फॉर्म में। एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम इज कोगुलेंट, it will act as a coagulant, it will reduce the charge of impurities causing scaling or
हार्डनेस, तो वो इम्प्योरिटीज़ के जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर सरफेस पे जाके अडेयर हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करेगा। और वो अब क्या करेंगे, जब चार्ज न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो स्टिक टुगेदर होनी शुरू होगी, उनकी फ्लोकुलेशन होगी है। जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर अटैच होना शुरू हो, एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो गए, लार्ज पार्टिकल्स बनाने शुरू हो गए, तो अब उनकी रिमूवल की बारी है। वी नो दैट जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से कैथोड की तरफ, और वहाँ पे कोई ना कोई आयन जो है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं वो, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वो आके उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस आके उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे एनोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, यानी हमारे पास जो वाटर था बेसिकली सोल्यूशन में, उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और वहाँ से उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस से क्या पर्पस है, ये हाइड्रोजन गैस फ्लोटेशन कॉज करेगी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, जो हमारे पास कोगुलेशन से लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स बन गए, अब उनको फ्लोट करवाना है टू द सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। ये जो ऊपर एरोज लगे हुए हैं अपर सरफेस पे, ये बेसिकली वो फ्लोक्स हैं, वो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हैं जो कि कोगुलेशन के थ्रू बने थे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं उन्होंने उनको ऊपर की तरफ फ्लोट करवाया और वहाँ से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा भी क्या है कि हम उनको नीचे सेडिमेंटेशन के फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हैं, और हम हाइड्रोजन गैस के थ्रू उनको हाइड्रोजन गैस के थ्रू उनको ऊपर फ्लोट करवा के भी सरफेस के ऊपर से भी रिमूव कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस से हमने इस तरह से जो है वो हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया। नेक्स्ट इज़ बेसिकली टेम्पलेट असिस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम TAC भी कहते हैं। टेम्पलेट असिस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम यूज़ करते हैं पॉलीमेरिक बीड्स, जिनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, दे आर द राउंड स्ट्रक्चर एंड दे हैव न्यूक्लिएशन साइट, जिसको हम टेम्पलेट साइट भी कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिएशन साइट में पॉलीमेरिक बीड बेसिकली क्या फिनोमेना, इनका पर्पस भी यही होता है, यानी TAC या टेम्पलेट असिस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस भी स्केलिंग को रिड्यूस करना होता है। यानी हम बेसिकली इसमें अगर हम बैक जाके देखें तो इसका बेसिकली मेन पर्पस, उसका जो फंक्शन है बेसिकली वो सिमिलर है मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के। वहाँ पे भी शेप चेंज हो रही होती है सोल्यूट की, यानी स्केल कॉजिंग इम्प्योरिटीज़ की, और यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हो रहा होता है। पॉलीमेरिक बीड्स के अंदर जो टेम्पलेट साइट्स होती हैं या जो न्यूक्लिएशन साइट्स होती हैं, वहाँ पर कैल्शियम आइंस और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड आइंस जो हैं वो अप्रोच करते हैं उस न्यूक्लिएशन साइट को, टेम्पलेट साइट्स को, जहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जिसको हम सीड क्रिस्टल भी कह सकते हैं, यानी सीड क्रिस्टल यानी इनिशियल क्रिस्टल फॉर्मेशन। और जब माइक्रो क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस न्यूक्लिएशन साइड टेम्पलेट साइड से फ्री हो जाता है, और उसके बाद वो जो क्रिस्टल है माइक्रो क्रिस्टल बेसिकली वो कंपोज तो उसी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हुआ होता है, लेकिन जो है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जब वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में तो हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उन प्रेसिपिटेट को फिर हम फर्दर फिल्ट्रेशन से जो है वो रिमूव कर लेते हैं। सो दिस वाज द टेम्पलेट असिस्टेंट क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम पॉलीमेरिक बीड्स को यूज़ करते हैं जो कि स्केल कॉजिंग इम्प्योरिटीज़ को क्रिस्टल माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करके उनको इनसॉल्युबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो वॉल के साथ सरफेसेस के साथ जो है वो डिपॉजिट नहीं होते, स्केल नहीं बनाते, बल्कि वो उनको हम रिमूव कर लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि उसमें भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके स्केल फॉर्मिंग इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेट करवाया, फिर हमने उनको फ्लोटेशन के थ्रू रिमूव करवा लिया। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में भी यूँ ही होता है कि हम लोग प्लेट्स को सबमर्ज करते हैं, यानी हम वाटर में ऐड करते हैं जो कि चार्ज होती हैं, फिर वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं स्केल कॉजिंग इम्प्योरिटीज़ जो कि चार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करती हैं, और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं दैन द नेक्स्ट स्टेप इज फ्लोकुलेशन एंड देन फिल्ट्रेशन, sedimentation. These are the steps followed by the formation of flocks or sediment or coagulation. So electrical induction is similar to the electrolysis. And one thing more is जो हमारे पास एक हमारे पास प्रोसेस था मैग्नेटिज्म एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन दोनों का प्रोसेस सेम ही है, लेकिन इसमें सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। मैग्नेटिज्म में हम यूज़ करते हैं मैग्नेट को जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। यानी हमारे पास दोनों प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की सोर्स डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस सेम है। मैग्नेटिज्म में हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट्स को, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन प्रोसेस हमारे पास सेम ही है। सिमिलर इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इनका प्रोसेस भी सेम ही है। दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल मैथड्स ऑफ